हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन कोलोरेक्टल कैंसर। तो जो कैंसर जब कोलोन में और रेक्टल में हो जाता है तो उसे कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर ये लोअर एंड में होता है, बट ये इंटेस्टाइन में यानी कि कहीं पर भी हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में ज़्यादातर देखा जाता है और लोअर एंड में मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है। तो इसमें पेशेंट का आपको एज यू ऑल नो कि आइडेंटिफिकेशन डाटा सबसे पहले हमको लिखना होता है। तो ये काफ़ी ईजी चीज़ है, तो ये आप आराम से कर पाओगे। पेशेंट का हमारा डायग्नोज जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर है। ठीक है, कोलो यानी कि कोलोन, और फिर ये रेक्टल का मतलब है रेक्टल एरिया से रिलेटेड। तो जो कैंसर जो यहाँ से रिलेटेड है, यहाँ के सेल्स में अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो ये कहाँ का कैंसर है? कोलोरेक्टल कैंसर इसको बोलते हैं। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स में मेनली क्या रहती है कि बाउल ब्लैडर हैबिट जो होती है, मोस्टली बाउल हैबिट जो होती है वो चेंज हो जाती है, और पेशेंट को अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मेजर कंप्लेंट जो है पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसको वॉमिटिंग भी है, अब्डोमेन पेन है, और बाकी ये सारी मेन प्रॉब्लम्स पेशेंट में देखी गई है। पेशेंट जो है वो अल्कोहलिक है, तो जैसे कि अल्कोहल जो यूज़ करते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है। कैंसर वाली प्रॉब्लम अल्कोहलिक पेशेंट को, या और जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने देखा ही होगा कि अल्कोहल जो होती है वो काफ़ी सारी बीमारियों की जड़ होता है। साथ में जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, उसमें भी। पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की बतानी है आपको। पास्ट में कोई भी टाइप की अगर उनको प्रॉब्लम थी तो इसमें बताया गया कि हमारा पेशेंट जो है वो जॉन्डिस वाला था, इन्होंने लिखा है बच्चे ने। फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में तो कोलोरेक्टल कैंसर है ही। कोई भी पास्ट में सर्जरी हुई है तो यहाँ पे कैटरेक्ट की सर्जरी बताई गई है। अगर आपके पेशेंट को कोई सर्जरी नहीं हुई है, उसकी वो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सर्जरी उसने नहीं करवाई, तो आप नो लिखोगे, नॉट सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट पेशेंट की सर्जरी अगर होती है तो वो आपको लिखना है। तो सर्जिकल इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, नथिंग लिखा है, बट वो कीमो पे है। आपको पता ही होगा कि कीमो और रेडिएशन मेन इसमें रहता है, बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसमें रहता है। अगर नीड हो तो सर्जरी भी पेशेंट की करनी पड़ती है कैंसर वाले की। पर्सनल हिस्ट्री आप पेशेंट की बताओगे, डाइटरी पैटर्न उनका कैसा है, डाइट कैसे ले रहे हैं वो। आप पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखोगे, उनकी इनकम भी इसमें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। लाइफस्टाइल पेशेंट का अब आपको बताना है किस तरह का लाइफस्टाइल है, कैसा वो हाइजीनिक अनहाइजीनिक। ये यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री बता दी गई है। पेशेंट और उनके जो घर वाले हैं उनके आप नाम वगैरह लिखोगे इसमें। यहाँ पे फैमिली ट्री बना दिया गया है। फैमिली ट्री आपको सही से बनाना है। जो ये आप देख रहे हो फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि जर्नल अपीयरेंस सबसे पहले हम लिखते हैं, यानी कि बॉडी की बिल्ड कैसी है। हेल्थ स्टेटस तो अनहेल्दी ही रहेगा पेशेंट का, है ना, क्योंकि वो कैंसर वाला पेशेंट है। हेल्दी कहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर मेंटल स्टेटस में क्या आता है, ओरिएंटेशन होती है, कॉन्शियसनेस होती है, लुक कैसी दिख रही है आपको, पेशेंट घबराया हुआ है, एंग्शियस है। कुछ पेशेंट हैप्पी होते हैं, चीयरफुल होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बीमार है तो हर एक पेशेंट दुखी ही होगा। तो इसमें आप उनकी कंडीशन को देख करके ये चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी काफ़ी ईजी चीज़ है। लीजन्स जो है वो बताने हैं आपको। ये कोई लीजन है पेशेंट के बॉडी पे, स्टिच ऑन अब्डोमेन, ऐसा लिखना आपको ज़रूरी नहीं है। आप इसको नो लीजन भी लिख सकते हो। अगर आपके पेशेंट में आपको कोई लीजन नहीं दिख रहा है तो आप नो लिखोगे यहाँ पे। हेड एंड स्कैल्प का एग्जामिनेशन आपको करना है, देन आईज आपको चेक करनी है पेशेंट की। ये होता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल कुछ पेशेंट के आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े से प्यूपिल होते हैं, कुछ लोगों के पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। किसी के प्यूपिल आप देखोगे बड़े बड़े प्यूपिल होते हैं, किसी के बिल्कुल छोटे छोटे पिन पॉइंट होते हैं। तो वो आपको एग्जामिन करके लिखना है। उनका रिएक्शन भी आप लिख सकते हो इसमें। ये उसका एग्जामिनेशन करना है, नोस्ट्रल का और माउथ एंड फेरिंग्स का। उसके बाद है नेक, तो नेक में लिम्फ नोड आते हैं, थायरॉइड ग्लैंड और उनकी जो भी रेंज ऑफ मोशन है वो। देन चेस्ट, तो उसमें चेस्ट के अंदर थोरेक्स है, ब्रेथ साउंड उसकी कैसी है, हार्ट साउंड आपको कैसी सुनाई दे रही है, ब्रेस्ट आप चेक करोगे, मतलब पूरा एग्जामिनेशन आपको कंप्लीट करना है। ये एब्डोमेन है जिसमें कि हमने 1 बाय 1 करके ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्कल्टेशन लिखा है, स्टेथोस्कोप की मदद से किया जाता है ये, और इसमें बॉडी की साउंड सुनी जाती है। जो भी आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं वो आपको सब कुछ नोट करते रहना है। पैल्पेशन करना है, परकशन करना है। पैल्पेशन हम हाथ से टच करके देखते हैं, तो पेशेंट को जैसे हमने टच किया तो टेंडरनेस फील हुई एब्डोमेन में, यानी कि दर्द हुआ, उसको पेट में दर्द हुआ है, कोलोरेक्टल कैंसर है तो पेशेंट की मेजर कंप्लेंट्स भी है ये कि उसको पेन होता है पेट में, तो उसे दर्द हुआ। और बाकी स्वेलन है वहाँ पे, पेन भी है। परकशन से आप बॉडी की साउंड सुन सकते हो। टैप करते हैं हम फिंगर की मदद से, तो जैसे ये मैं अभी हाथ आपको बनाऊँ ना, ये अगर हाथ है ना, छोटी उंगली कितनी बड़ी बन गई है, फिर से बनाती हूँ। तो ये जैसे हाथ है तो इस वाली ये वाली जो फिंगर होती है ना, इससे हम टैप करते हैं, इसके ऊपर टैप करते हैं, यानी कि दूसरे हाथ की मदद से। फिर ये कंप्लीट आपका
एग्जामिनेशन हो चुका है, जेनिटल और रेक्टल एरिया को भी आपने एग्जामिन करना है। जो भी आपको कुछ फाइंडिंग मिलती हैं तो वो आप लिख सकते हो। तो फाउल स्मेलिंग वहाँ पर हमको फाइंड आउट हुई है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। जो भी फाइंडिंग्स पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशन में मिली हैं वो आपको नोट डाउन करनी है अपने एनसीपी में। इसके अंडर में आप इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि अगर पेशेंट की ईसीजी होती है या फिर एक्सरे होता है या सीटी स्कैन होता है या एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ भी आप नोट कर सकते हो। डायरेक्ट आप ऐसे करके लिख सकते हो कि एक्सरे और जो भी चीज़ें हुई हैं पेशेंट की, कुछ भी, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन, डन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, डन ऑफ द पेशेंट ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें नहीं लिखा है बट आप इसको लिख सकते हो। ये पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो चलाई गई है, जैसे कि इसमें कुछ ड्रग्स हैं, इसमें आप देख सकते हो जो ड्रग्स लिखी गई हैं। सिस्प्लाटिन ये कीमोथेरेपी एजेंट है, एंटी नियोप्लास्टिक है, कीमोथेरेपिक है, तो ये आप बता सकते हो उसमें। ये पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये लीजिए। तो ये मेडिसिन है पेशेंट की, कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट की, ये भी मेडिसिन यहाँ पे लिखी गई है। ये जो ये डोज है, ये एक्शन है, ये इंडिकेशन है, ये सारी की सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कुछ मेडिसिन को। यहाँ पर भी किया गया है मेडिसिन को एक्सप्लेन। ये जो दवाइयाँ हैं ये कौन से पेशेंट की, कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट की हैं। इनफैक्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे पेशेंट आपका कोलोरेक्टल कैंसर का आपको मिला है, ठीक है, तो उसके आपको बताइए कि जो भी पेशेंट की दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेनी है अपनी डायरी में। फिर आप क्या कर सकते हो, उनको अपनी बुक से या गूगल की हेल्प से उसकी डोज आपको चेक करना है। सॉरी, डोज तो आपको दिख ही जाएगी वहाँ पर, एक्शन आपको देखना है, उसके इंडिकेशंस आप देख सकते हो। आपको आजकल नेट में सब कुछ मिल जाता है ना हमें। और कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से। यानी कि आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको थोड़ा आप खुद से भी आप इनिशिएटिव रहोगे इस चीज़ के लिए, आपको खुद काम करने का मन करेगा। और किस तरह से एनसीपी को बनाया जाएगा वो आप समझोगे, दवाइयों के एक्शंस कैसे निकाले जाते हैं, किस दवाई का क्या काम है, वो आपको फिर याद भी रहेगा जब आप खुद से ढूंढने की कोशिश करते हो तब। ये नर्सिंग डायग्नोस यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। एंटीसिपेटरी ग्रीविंग रिलेटेड टू लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग एज एविडेंस बाई डिजीज कंडीशन, ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस में रहने वाला है, पहला नर्सिंग डायग्नोस। क्योंकि पेशेंट क्या है, दुख में है, उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो इस तरह का सोचेगा अपने बारे में कि वो ठीक नहीं है फिजिकली, और फिर उसको ग्रीविंग यानी कि दुख में है, वो उस तरह की चीज़ बढ़ावा दे रही है इस प्रॉब्लम में, दुख। फिर है अक्यूट पेन इन अब्डोमेन रिलेटेड टू कोलोरेक्टल कैंसर, तो कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन है, अब्डोमेन पेन है, आपको पता ही है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, और ये सारी प्रॉब्लम्स भी रहती ही हैं। तो ये एक दूसरा डायग्नोस हो गया। न्यूट्रिशन पैटर्न भी अल्टर्ड हो चुका है उसका इस प्रॉब्लम में। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू लॉस थ्रू नॉर्मल रूट एज एविडेंस बाय मल्टीपल वॉमिट एपिसोड, तो पेशेंट को वॉमिटिंग हुई है, उस वजह से उसका फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट हो चुका है पेशेंट। और रिस्क भी है आगे फर्दर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की, इसमें रिस्क बताया गया है ना, तो ये आप देख सकते हैं। रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया रिलेटेड टू कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं कीमो की वजह से, एक तो बाल उतर जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, और पेशेंट को क्या होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाता है। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है कीमोथेरेपी में देखी जाती हैं, इसीलिए कीमो के पेशेंट को पहले एंटी इमेटिक्स ड्रग दी जाती है, फिर उसके बाद जो है वो कीमोथेरेपी वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट जो है पेशेंट के डायग्नोसिस जो हमने बनाए उनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जर्व करने के बाद सब्जेक्टिव में पेशेंट ही आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, फिर ये नर्सिंग डायग्नोस बताया गया है, ये हमारा गोल है। देन इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन लास्ट में करना है आपको। पेशेंट जो है वो ग्रीविंग में है, एंटीसिपेटरी ग्रीविंग है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को साइकोलॉजिकल यहाँ पे सपोर्ट मेन रहेगा, क्योंकि मेन नर्सिंग रोल जो रहता है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है। किसी भी प्रॉब्लम में पेशेंट के साथ जब नर्स डील करती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रियश्योर आप उसको, पेशेंट को करो, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो। बाकी आपको मेडिसिन तो देनी ही है। नेक्स्ट डायग्नोस देखिए, नेक्स्ट जो डायग्नोस है वो अक्यूट पेन है का है, एब्डोमेन में पेन है रिलेटेड टू
कोलोरेक्टल कैंसर, तो उसको भी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे कंप्लीटली। असेसमेंट सबसे पहले करके फिर डायग्नोस गोल, उसके बाद प्लान सेट करना है। प्लान के लिए आप क्या कर सकते हो कि पेशेंट को तो पोजीशनिंग का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और आप उसको कंफर्ट डिवाइसेस तो साथ में एनाल्जेसिक तो प्रोवाइड करनी ही है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं। जो कैंसर पेशेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन देखा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं। तो कैंसर पेशेंट में जो नारकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, मॉर्फिन वगैरह होती हैं, वो भी दी जाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन रहता है। छोटी-मोटी दवाइयों से और हल्की-फुल्की एनाल्जेसिक उन पे काम नहीं करती हैं। तो इस तरह से हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन पैटर्न पेशेंट का इम्पेयर्ड हो चुका है, अल्टर्ड हो चुका है, तो उसके लिए आप क्या अपना गोल है कि भई हमारा गोल तो यही है कि न्यूट्रिशन पैटर्न जो है पेशेंट को अच्छे से न्यूट्रिशनल नीड्स तक पहुँचाना है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम उसको फूड के लिए एनकरेज करेंगे, थोड़ा-थोड़ा खाना उसको देंगे, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको देना है खाना, और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए उसमें, लाइट फूड देना है। देखिए इसमें लिखा भी है कि प्रोवाइड हाई फाइबर प्रोटीन रिच उसको डाइट देना है। कोशिश करना है कि लिक्विड डाइट उसको दें ताकि वो डाइजेस्टिबल रहे पेशेंट के लिए, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको लेने के बाद। और बाकी लाइट इसमें खाना देने की ट्राई करना है। बाकी इसमें लास्ट में बताया गया है कि इनटेक आउटपुट का भी आपको स्पेशली पेशेंट का ध्यान रखना है, वेट मेज़र करते रहना है ताकि पेशेंट का वेट लॉस भी ना हो, क्योंकि न्यूट्रिशन पैटर्न अल्टर्ड हो चुका है, इसमें पेशेंट खाना नहीं खाएगा और फिर उसका वेट लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डायग्नोस है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वाला है, तो उसके लिए तो यही है कि भाई पेशेंट का इनटेक आउटपुट करो, आईवी फ्लूइड उसको प्रोवाइड करो और लिक्विड दो। इसी से उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन हो सकता है। और ओआरएस भी इसमें दे सकते हैं, यस लास्ट में बताया इसमें, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट, ताकि जैसे कि क्या होता है कि डायरिया हो या वॉमिटिंग हो, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते ही हैं, तो इसमें ओआरएस सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको सोडियम मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा, क्लोराइड मिल जाता है इसमें, ग्लूकोज इसमें होता है, सोडियम सिट्रेट भी होता है, तो इसमें आपको ये सारे न्यूट्रिएंट यानी कि मिल जाते हैं। तो आई मीन इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं ओआरएस में। सो ये देना है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन का है, डायग्नोज रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो पेशेंट के इसमें क्या है कि भाई पेशेंट का आपको कंडीशन असेस करना है, कंफर्टेबल पोजीशन ये सब में आप ऐड कर सकते हो, एक अच्छी पॉइंट है ये भी, आप सभी इंटरवेंशन में इसको इन्वॉल्व कर सकते हो। बाकी जो जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है, चाहे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रीटमेंट चलेगा। जो ड्रग्स हैं वो दी जाएंगी। ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको चेक करते रहना है कि भाई ये ड्रग दी है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको फिजिशियन से भी बातचीत करनी है कि इस ड्रग से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो उनकी ड्रग्स में चेंजेस ला देते हैं, चेंज कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन अपनी। लास्ट में आपको हेल्थ एजुकेशन बतानी है रिगार्डिंग द कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये आप पेशेंट को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी पेशेंट के बताओगे। डाइट के बारे में आपको बताना है कि हेल्दी से हेल्दी डाइट लेनी है, जो बाहर का खाना होता है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि ये बीमारियों का जड़ होता है। एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है पेशेंट को, मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेना है, और रेस्ट स्लीप करना है ताकि रिकवरी जल्दी हो। ये बताए गए हैं रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ से ये बच्चे ने पूरा एनसीपी बनाया हुआ है, ये उन्होंने अपना रिसोर्सेज लिखे गए हैं। तो आप भी इसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि जो बच्चे ने एनसीपी इतना सही से बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया है कि जो पेशेंट की फ़ाइल है हॉस्पिटल की, उससे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, डायग्नोस उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एनसीपी या केस स्टडी कुछ भी बनाते हो तो पेशेंट की फ़ाइल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पेशेंट का आप ड्रॉर देखो, उसमें दवाइयाँ देखो, उसको कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं। जब डॉक्टर आते हैं उनके साथ में खड़े हो, वो जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, जो भी समझा रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए पेशेंट को डॉक्टर क्या क्या गाइड कर रहे हैं, किसी भी बीमारी के बारे में क्या-क्या एडवाइस वो कर रहे हैं, ताकि आपकी भी नॉलेज इम्प्रूव हो। अब देखिए ये सारा कुछ इन्होंने बताया है कि इस तरह से उन्होंने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है। ये देखिए उन्होंने ट्यूटर यानी कि अपने टीचर की मदद भी ली है, आपके जो नर्सिंग में पढ़ाते हैं, जैसे टीचर होते हैं हमको भी पढ़ाते थे, तो उनकी भी हेल्प आप लोगे, टीचर से भी पूछोगे कि इसमें क्या-क्या लिखे हैं मैम, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये बिब्लियोग्राफी बताई गई है, तो उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक है, पेज नंबर है, साथ में आप ये जावेद अंसारी वाली बुक से लिख सकते हो। ये सिस्टर नैन्सी जो है एक और बुक है, इससे आप बना सकते हो।
बाकी नेट के सोर्सेज हैं, यहाँ से भी आप बना सकते हो। दोस्तों ये थी वीडियो कोलोरेक्टल कैंसर की, और आपको आई होप इससे हेल्प हुई हो। कुछ आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, आप चाहो तो दवाइयाँ आप देख सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वैसे तो सारी कीमोथेरेपिक जो ड्रग होती हैं वो दी गई है पेशेंट को। इसमें आप चाहे तो एंटी इमेटिक्स ड्रग्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि एमसेट। वो क्या होता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपिक जो दवाइयाँ होती हैं उनसे पहले देनी पड़ती है, आधा घंटा पहले दगा देते हैं, उसके बाद जो होती है कीमोथेरेपी वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि साइड इफ़ेक्ट उसके लेस हों, वॉमिटिंग ना हो पेशेंट को। दोस्तों वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। थैंक यू।